हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लेसन नंबर 3 पूरा कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 1, 2, 3 हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे ये लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें देखने हैं टॉपिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्मोडायनेमिक्स का हेडिंग दिखाई दे रहा है। तो पहले देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का जो ये वर्ड है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पहला है थर्मो एंड सेकंड वन इज डायनेमिक्स। तो थर्मो मीन्स क्या है? थर्मो मीन्स हीट। थर्मो यानी क्या है? हीट। और डायनेमिक्स मीन्स टू मूव। ओके, तो आज के ये लेसन में हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक यानी हीट रिलेटेड जो प्रोसेसेस है वो देखने वाले हैं, और उसके रिलेटेड जो लॉज है वो भी हम पूरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम आज ये पूरे लेसन में ही, आज नहीं पूरे लेसन में ही देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी क्या है, उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है, और उसके कंसर्न जो लॉज है वो देखने वाले हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स की, हैविंग मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस करेंगे आपने हीट के बारे में। तो अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, सपोज़ सुबह उठकर आप कुछ योगा या एक्सरसाइज एरोबिक्स करते हो, तो एक्सरसाइज करते समय क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो मसल्स वो क्या परफॉर्म करते हैं? वर्क परफॉर्म करते हैं। और आपको कुछ देर बाद में क्या फील होता है? गर्मी फील होती है। दैट इज़ क्या है? दिस वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। वर्क कौन कर रहा है? आपके मसल्स कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क, और वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। या सपोज़ कीजिए आपकी कुछ व्हीकल है, कुछ कोई गाड़ी है, तो अगर वो खड़ी है तो वो उसका इंजन कैसा है? ठंडा है। ठीक है, बट अगर वही व्हीकल आप चला रहे हो तो क्या होगा? वो जो इंजन है कुछ देर बाद क्या होगा? गर्म होता है। ठीक है, यानी इंजन क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है, और वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि जो इंजन काम कर रहा है, वही इंजन व्हीकल का जो काम कर रहा है, वही अपने मसल्स भी वही काम कर रहे हैं, और बोथ प्रोड्यूसेस सम हीट। दोनों भी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एन इंजन और आर मसल्स प्रोड्यूसेस सम हीट, एंड देन हीट शुड बी ऑल्सो एबल टू डू सम वर्क। और वर्क हीट करता है, और हीट से और क्या हो जाता है? वर्क होता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस तो करता ही है, बट हीट शुड ऑल्सो बी एबल टू डू सम वर्क। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स यानी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ वर्क इनटू हीट। ठीक है, स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ वर्क इनटू हीट। ओके, तो अगर आपने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर लिया, और अगर उसके पास एक आधा कोल्ड ऑब्जेक्ट लेकर गए, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा कि दोनों के भी टेम्परेचर कैसे है? सेम टेम्परेचर है। ऐसा एक है कोल्ड था, एक है हॉट है, तो कुछ देर बाद क्या होता है? दोनों का भी टेम्परेचर आपको सेम दिखाई देता है। दैट इज़ द हॉट ऑब्जेक्ट गेट्स कूलर। जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो कूल हो जाता है, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वार्मर होता है। ठीक है, कूल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा वार्मर हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वी से दैट देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ हीट। दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है, और हीट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है।
ठीक है। तो हीट कैसा एक्सचेंज हो रही है, दोनों में हीट एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों भी सेम टेम्परेचर में आ जाते हैं। ओके, तो ये सब किसने ऑब्ज़र्व किया है इन 1798, जो 1798 ईयर में बेंजामिन थॉमसन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये सब ऑब्ज़र्व किया है, थॉमसन। ओके, तो ही नोटिस दैट कि अगर एक बड़ा सा ब्रास कैनन में उसने क्या किया, बोर करना चाहा विथ द हेल्प ऑफ ड्रिल मशीन से। तो क्या होता है, जैसे जैसे बोर हो रहा है वैसे वैसे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। वहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, हीट तैयार हो रही है, और जो वर्क डन हो रहा है बाय अ सिस्टम इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको। तो थर्मोडायनामिक्स यानी क्या है फिर देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। उसमें किसका कंसेप्ट है, हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्शन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट का कन्वर्शन हो रहा है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ नोन एज थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत बार इक्विलिब्रियम ये वर्ड देखा ही है। तो वही पहले उसका भी ये आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, पर पहले उसके लिए भी थोड़ा सा एक जनरल में एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आपने सपोज़ कीजिए कि एक आइस का टुकड़ा लिया है और उसमें आपने एक यहाँ पे दूसरे कंटेनर में, ये कंटेनर है सपोज़ करो, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। ये क्या है, आइस है, और एक कंटेनर लिया उसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ देर बाद वाटर का, ये पहले तो वाटर का टेम्परेचर कैसा है, रूम टेम्परेचर पे है वाटर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद क्या होता है कि जो आइस है ये मेल्ट हुआ आपको दिखाई देता है, आइस मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज द वाटर एट रूम टेम्परेचर ट्रांसफर्स इट्स हीट टू द, ये हीट ट्रांसफ़र कर रही टू द आइस को ट्रांसफ़र करने की वजह से इट मेल्ट्स। तो ये क्या हो रहा है, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब मैंने पहले ही कहा था वाटर रूम टेम्परेचर पे है, अब वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है आइस से, तो क्या कर रहा है ये वाटर का हीट क्या हो रहा है, इट इज़ ट्रांसफ़र टू द आइस। सो अब आइस को हीट मिल रही है, इसलिए आइस मेल्ट हो रहा है। तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हायर टेम्परेचर जो वाटर का था टू द लोअर टेम्परेचर। हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू दैट एट ए लोअर टेम्परेचर। और ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यू रहती है जब तक कि बोथ द सब्सटेंसेस आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, इसका और इसका, दोनों का टेम्परेचर जब तक के सेम नहीं हो जाता है तब तक के ये हीट ट्रांसफ़र चलती रहेगी। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बॉडी जो हायर टेम्परेचर की बॉडी है उससे हीट ट्रांसफ़र होती है लोअर टेम्परेचर के बॉडी को। और ये कब तक ट्रांसफ़र ऑफ हीट चालू रहता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यूस टिल द बोथ द बॉडीज़ आर एट द सेम टेम्परेचर। दोनों भी बॉडी कैसे चाहिए, सेम टेम्परेचर पे चाहिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको देखना है। अब ये आगे भी लेना है 0th लॉ में। तो ये समझ में आया होगा आपको कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में होने के बाद में वी से दैट बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको ही क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया। फिर क्या है, तो यानी देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस टिल द बोथ द बॉडीज़ आर एट सेम टेम्परेचर।
बोथ दोनों भी बॉडी कैसे टेम्परेचर पे आने चाहिए, सेम टेम्परेचर पे आने चाहिए। और अगर ये दोनों भी बॉडीज़ और दोनों भी ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर एट द सेम टेम्परेचर देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन वी से दैट both the bodies are at thermal equilibrium, are in thermal equilibrium। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है समझ में आया कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर। हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, और दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कंटिन्यू टिल बोथ द सब्सटेंसेस इज़ सेम, जब तक के बोथ द सब्सटेंस सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते तब तक ये जो हीट ट्रांसफ़र चलती रहेगी। ठीक है, तो अब यानी सेम सब्सटेंस सेम टेम्परेचर पे आ गए, यानी वहाँ पे क्या आ गया है, थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों भी बॉडी कैसे हो गई, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों भी ऑब्जेक्ट अगर सेम टेम्परेचर पे है तो वी से दैट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया। तो इस पे यहाँ पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंटिन्यू रहती है जब तक के दोनों भी सब्सटेंसेस सेम टेम्परेचर पे नहीं आते, और जब सेम टेम्परेचर पे दोनों भी सब्सटेंसेस या दोनों भी ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया। तो अगर दो सिस्टम है व्हेन बोथ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफ़र हीट बिटवीन ईच अदर। जब तक के वो ट्रांसफ़र नहीं करती है हीट, यहाँ पे हीट बिटवीन ईच अदर लिखना रह गया है, हीट बिटवीन ईच अदर, यानी जब तक के वो ट्रांसफ़र नहीं करती है तब तक के हम बोल सकते हैं कि हाँ वो नहीं कर रही है ना हीट ट्रांसफ़र एक में को, यानी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया। यानी दोनों कांटेक्ट में है और वो नहीं कर रही है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी क्या है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रही है, दोनों का टेम्परेचर सेम ही है। ओके, ठीक है, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं लगे तो ये सब पूरा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ओके, तो हम अभी देखेंगे फर्स्ट लॉ को। यहाँ पे फर्स्ट लॉ है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर फर्स्ट लॉ भी देखना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखना है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो देखेंगे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, विच इज़ यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ यानी इसका यूज़ किसके लिए है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हम तो देखेंगे, पर इसका यूज़ क्या है, टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कंसेप्ट के लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसका जो स्टेटमेंट क्या है वो देखने से पहले आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो डायग्राम की तरफ जाते हैं। क्या है, तो ये डायग्राम अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डायग्राम में ABC आर द 3 सिस्टम बोल सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो अब पहले इसमें आपको दिखाई दे रही है सिस्टम A जो है इट इज़ इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम C। ठीक है, A और C का दोनों में कॉन्टैक्ट है, कैसे है, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, A एंड C कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, और सेकंड में आप देखो, सेकंड डायग्राम, सेकंड इसमें A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, A एंड B थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज, यानी उसका मतलब क्या है, B एंड C भी कैसे है, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट इज ऑल द 3, दैट इज A, B एंड C आर, A, B एंड C का टेम्परेचर कैसा है, ऑल द 3 आर एट सेम टेम्परेचर। सबका टेम्परेचर कैसा है, सेम है। इसका मतलब समझ में आया। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है 3 सिस्टम ABC। फर्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है A इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। सेकेंड में दिखाई दे रहा है A इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B।
तो इट इम्प्लाइज दैट, यानी इसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि B इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C। ठीक है, दैट इज़ वी से दैट थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर सेम है, तो ऑल द थ्री सिस्टम दैट इज़ A, B और C सबका टेम्परेचर कैसा है, बोथ ऑल द थ्री आर ऑन द सेम टेम्परेचर, ऑल द थ्री का टेम्परेचर कैसा है, ऑल द थ्री सिस्टम्स आर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, अगर दो सिस्टम है इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, तो दो हमने देखा है A to C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो रिमेनिंग जो दो है वो भी कैसे है, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, तो फिर से एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, समझ में आया फिर क्या है। तो अब ये जो है 0th लॉ, इट इज़ यूज़फुल फॉर द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो टेम्परेचर का यानी टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो वी यूज़ द थर्मोमीटर। हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। और थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो 0th लॉ है ये इट इनेबल्स अस टू यूज़ अ थर्मोमीटर टू कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये 0th लॉ क्या करता है कि सपोर्ट करता है हाउ टू यूज़ द थर्मोमीटर टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर किया है तो उसका टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री आया है, दूसरा का मेजर किया है उसका सपोज कीजिए टेम्परेचर आया 60 डिग्री, तो वी से दैट कि किसका, ये दूसरी बॉडी जो है बी बॉडी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ए बॉडी से। तो ये अनेबल किसके वजह से हो रहा है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो कि टेम्परेचर फिर कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर किया जा सकता है टेम्परेचर को। और टेम्परेचर ये मेजर करने का जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज थर्मोमेट्री, बिकॉज जो डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोमीटर। और जो साइंस जो है, द साइंस विच इज़ used to measure the temperature is called as thermometry। तो thermometry क्या है, thermometry is the science of measuring temperature। ठीक है, thermometry means क्या है, it is a science, किसकी वजह, science of measuring temperature। ठीक है, तो थर्मोमेट्री में डिफरेंट टेम्परेचर्स के स्केल्स और मेजरिंग मेथड्स इन्वॉल्व है। जैसे डिफरेंट स्केल्स कौन से हैं, केल्विन सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीनों स्केल है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो थर्मोमेट्री यानी क्या है, समझ में आया आपको। थर्मोमेट्री मीन्स क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं, द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज थर्मोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने ये पूरा समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया है कि द 0th लॉ enables us to use a thermometer to compare the temperature of different objects। ठीक है, तो ये हमने देखा ही है अभी। तो थर्मोमीटर का यूज़ क्या है, थर्मोमीटर का यूज़ क्या है, टू मेजर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का थर्मोमीटर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जो साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज थर्मोमेट्री। ये भी हमने देखा है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको इसका भी इसके ये नोट्स आपको लिखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको सब हटा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास नोट्स होगी और आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ में आया। फिर थर्मोमेट्री क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे अब, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी क्या है, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट देखेंगे।
ओके। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? अगर आप कंसिडर करो एक ग्लास है, यहाँ पे मैं निकालती हूँ एक ग्लास है, सपोज़ इसमें वाटर है, ओके। फिर बाद में ये देखेंगे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल को कंसिडर करो। एक ग्लास है, उसमें पानी है और ये ग्लास हमने एक टेबल पे रख दिया है, ठीक है। तो टेबल पे रख दिया है तो क्या है, अब यहाँ पे ग्लास को कुछ मूविंग तो नहीं है, इसको ऐसा ही रख दिया है ग्लास को, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मूविंग, सो हियर देर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है, क्योंकि ग्लास ऐसे रख दिया है टेबल पे। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है क्या यहाँ पे? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है? वो जो टेम्परेचर है पानी का, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर मूव इन रैंडम मोशन, ठीक है। वो कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम मोशन, यानी कैसे भी मूव हो रहा है, ठीक है। दे मूव इन अ रैंडम मोशन, सो दे पजेसेस, अब रैंडम मोशन में है तो दे हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। सो वी से दैट देर इज़ अ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि ग्लास वैसे रखा है, तो ग्लास वैसे रखा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट देर इज़ अ एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर विच आर इन द रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर है वो कैसे है? वो रैंडम मोशन में है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे क्या है? तो कंसेप्ट अब समझ में आया इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी यानी क्या है? तो एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी, कैसी एनर्जी है? एसोसिएटेड विथ रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड, यानी कैसा भी मूव हो रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, ओके। अभी आपको समझ में आया? वैसे तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है? मॉलिक्यूल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली मूव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी समझ में आया? फिर तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस क्या है? फिर इट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय द लेटर यू। कौन से लेटर से डिनोट की जाती है इंटरनल एनर्जी? यू लेटर से डिनोट की जाती है, ठीक है। समझ में आया? फिर इंटरनल एनर्जी यानी क्या है? इंटरनल एनर्जी यानी इट इज़ द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी रहेगी इट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, और इसकी डेफिनेशन आपको पॉइंट नंबर 1 में दिखाई दे रही है। इंटरनल एनर्जी इज़ डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन of the molecules of a system, ओके, ठीक है। समझ में आया? अब काइनेटिक थ्योरी में हमने ये देखा हुआ है, यानी लेसन नंबर 3 में हमने देखा था कि आइडियल अगर मोनो एटॉमिक गैस हम कंसिडर करते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस है सपोज एर्गॉन, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी रहती है एर्गॉन में, अब मैं यहाँ पे ऐसा बनाती हूँ लगे तो कि अगर हम कंसिडर करेंगे मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, गैस कैसा कंसिडर करेंगे? मोनो एटॉमिक। तो फॉर एग्जांपल है उसका एर्गॉन, ओके, एग्जांपल है एर्गॉन। अगर ये हम कंसिडर करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, तो इंटरनल एनर्जी जो रहती है तो ये किसकी वजह से रहती है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स हैविंग लीनियर मोशन, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद में अगर हम कंसिडर करते हैं पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस हम कंसिडर करते हैं, सपोज करो पॉली एटॉमिक गैस मीन्स क्या है? कौन सा गैस है? सपोज कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो हियर वी कंसिडर, कौन सा मोशन कंसिडर किया था हमने लेसन नंबर 3 में, हमने ये देखा है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया था। रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो किया ही था, बट इन एडिशन वी ऑल्सो कंसिडर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा हमने क्या कंसिडर किया था, उसकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी को भी कंसिडर किया था, ठीक है। और अगर हम कंसिडर करते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स को अगर कंसिडर करते हैं तो दोनों भी केस में हियर वी कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी वजह से है ये पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी तीनों के लिए हमने देखी है अभी, तो समझ में आया क्या ये इंटरनल एनर्जी। अगर मोनोएटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एर्गॉन, तो हियर वी कंसिडर इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल, यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग डालती हूँ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के वजह से है, ओके। अगर हम पॉलीएटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस कौन सा है, सपोज फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हियर वी कंसिडर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को तो कंसिडर करते हैं, उसके साथ में रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसिडर करेंगे, यानी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी। और इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, और नहीं है ये एंड सॉलिड लेना है, लिक्विड पकड़ो या सॉलिड पकड़ो, तो वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है ये इट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। समझ में आया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये MCQ के लिए आ सकता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए किसकी वजह से है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक वजह से है, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बताया है। अपने ये नोट्स में आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स, वही 3 पॉइंट्स मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको बताए, वही 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। समझ में आया। फिर तो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, क्या है इसको सॉल्व भी करेंगे। क्या है एग्जाम्पल, देखो, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एर्गॉन एंड ऑक्सीजन। इंटरनल एनर्जी निकालनी है किसकी, एर्गॉन और ऑक्सीजन की, ठीक है। अभी हमने देखा है, और एर्गॉन कैसा गैस है, इट इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी इट इज़ डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड्स है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब एर्गॉन कैसा गैस है, एर्गॉन इज़ मोनो एटॉमिक गैस। अभी हमने देखा ये एर्गॉन कैसा गैस है, इट इज़ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है, तो जो इंटरनल एनर्जी अभी हमने जो देखा है कि इंटरनल एनर्जी एर्गॉन के लिए कैसे है, इट इज़ प्योरली फॉर एर्गॉन द इंटरनल एनर्जी इज़ प्योरली कैसी है, ट्रांसलेशनल। और लास्ट लेसन में भी हमने देखा है प्योरली ट्रांसलेशनल है, तो इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। एर्गॉन कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो एर्गॉन का जो है इट्स इंटरनल एनर्जी इट इज़ प्योरली ट्रांसलेशनल एंड इट्स वैल्यू इज़ 3/2 kBT। बट फॉर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भी दिया है आपके प्रॉब्लम में, देखो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कैसा गैस है, ऑक्सीजन इट इज़ अ डायटोमिक गैस, ऑक्सीजन इज़ डायटोमिक गैस। कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है, ओके।
तो उसकी इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी फिर? इंटरनल एनर्जी अभी हमने देखा डायटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ कौन से इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से है? ट्रांसलेशनल की वजह से तो है ही। हमने देखा अभी टेबुलर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, अब ऑक्सीजन है यहाँ पे सिर्फ। ट्रांसलेशनल है एज वेल एज, और कौन सा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसलिए हर एक मॉलिक्यूल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ kBt। हमने ये लास्ट लेसन में, प्रीवियस लेसन में देखा है ये सब। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ईच मॉलिक्यूल, देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल contributes हाफ kBt। एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट करेगा? हाफ kBt। तो इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी फिर? देयरफॉर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी फॉर O2, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज़ इक्वल टू कैसे रहेगी? 3 × हाफ kBt, ऐसा रहेगा। पहला 3 ट्रांसलेशनल है ना, तो 3 × हाफ kBt प्लस 2 रोटेशनल है, इसलिए हाफ kBt। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ kBt को अगर ये हम सॉल्व करते हैं, kBt को अगर कॉमन निकाला तो इट इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस 2/2, इट इज़ इक्वल टू 5/2 kBt। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो द इंटरनल एनर्जी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितनी रहेगी? इट इज़ 5/2 kBt। ओके, समझ में आया फिर इंटरनल एनर्जी कैसा आया? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कैसे है इंटरनल एनर्जी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ओके फिर तो आज हमने ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है। आगे भी हमको देखना ही है इंटरनल एनर्जी को और भी। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। अगले बार फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको रीड करिएगा, राइट करिएगा। ओके देन, चलो मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।